एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म। सो ये क्विक रिवीजन होगी। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको एक बार क्विक रिवीजन मिल जाए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट की अगर आप यहाँ से भी ये जो टॉपिक्स हैं उनको याद करते हैं तो काफ़ी ईजिली आप क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर दे पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म। तो पॉलिटिकल थ्योरी में जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, नेशनलिज्म जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका मतलब देखते हैं कि एक्चुअल में नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म क्या होता है? ये एक फीलिंग होती है टुवर्ड्स पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति की एक भावना होती है। नेशनल फ्लैग्स इसमें होते हैं। जैसे नेशनल फ्लैग्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सभी लोगों में एक यूनिटी बनी रहे, एक नेशनलिज्म की, एक राष्ट्रीयता की, एक देश के प्रति जो फीलिंग है वो बनी रही। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री। तो एक ऐसी फीलिंग होती है पेट्रियाटिज्म की तरफ, नेशनल फ्लैग्स की तरफ, जिसमें कि लोग कंट्री जो है उसके लिए सेक्रीफाइस भी करती हैं। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अटैचेस पीपल टू नेशनल ऑनर। ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है लोगों को अटैच करती है नेशनल ऑनर की तरफ, नेशनल ग्लोरी की तरफ, नेशनल कोज एंड नेशनल इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट आता है कि नेशनलिज्म accompanied and contribute to the breakup of large empires such as Austro-Hungarian and Russian empires। अब जैसे ये जो देश थे, तो अलग अलग देशों में पहले एम्पायर्स रूल करते थे। तो अब लोगों में जब नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी तो लोगों ने इकट्ठे होकर, यूनिटी बनाकर डिमांड करनी शुरू कर दी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, इलेक्शंस के लिए। तो उसी तरीके से जो लार्ज एम्पायर्स थे वो भी ख़त्म हो गई। जो मोनार्कियल रूल था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनलिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग पॉलिटिकल क्रीड्स व्हिच हैज़ हेल्प टू शेप हिस्ट्री। तो नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग थी पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में एक ऐसी थ्योरी थी नेशनलिज्म जिसने हेल्प की हिस्ट्री को शेप करने के लिए। क्योंकि जब तक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं होती तो तब तक, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेकर चले तो जैसे इंडिया में पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल कर रखा था, राइट, कॉलोनी बना रखा था इंडिया को। तो अगर हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो अराइज होती नहीं तो मे बी हम अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में होते। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हमारे देश पर होता। ठीक है, और अगर बहुत जल्दी हो जाता, नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती लोगों के लोगों में, देश में जितने भी लोग हैं सब में नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती, यूनिटी बन जाती, तो बहुत जल्दी उनको हटाया जा सकता था। लेकिन ये जो फीलिंग थी वो बाद में आई और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हटाया गया। ठीक है, ओवरथ्रो किया गया। एग्जाम्पल, रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में, तो एक सिंबल है इंडियन नेशनलिज्म का। सिंबल की तरह इसको देखा जा सकता है कि इट इज़ द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स इंडियन नेशनलिज्म। और भी काफ़ी सिंबल्स हैं रिपब्लिक डे पर, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जैसे स्कूल्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, रिपब्लिक डे पर भी होता है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस डे पर भी होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है नेशंस एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम नेशंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नेशन इज़ नॉट एनी कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल। अब नेशन हम ऐसे नहीं कह सकते जैसे कोई भी सोसाइटी है तो उसमें कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं इस वजह से हम उसको नेशन कह रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट नेशन। इसको हम नेशन नहीं कह सकते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स और कम्युनिटीज फाउंड इन ह्यूमन सोसाइटी इन विच वी नो ईच अदर फेस टू फेस। देखो, सोसाइटी में क्या होता है, हम एक दूसरे को जानते हैं, फेस से जानते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से जानते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट है उन ग्रुप से, उन कम्युनिटीज से जो ह्यूमन सोसाइटी में मिलते हैं, जिनको हम जानते हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि नेशंस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए ग्रुप हु शेयर सर्टेन फीचर्स। नेशन कैसे बनता है? जिनमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे डिसेंट का, लैंग्वेज का, रिलीजन का, या फिर एथनिसिटी का। अ नेशन इज टू ग्रेट एक्सटेंट
imagined community held together by collective beliefs. अब एक नेशन क्या होता है? एक ऐसी इमेजिन्ड कम्युनिटी होती है जो एक साथ रहती है। अब एक साथ कैसे रहती है? जब कलेक्टिव बिलीव्स होंगे, एस्पिरेशंस होंगी एंड इमेजिनेशंस होंगी मेंबर्स की। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होती हैं विच पीपल मेक अबाउट द कलेक्टिव होल विद विच दे आइडेंटिफाई। जो कि लोग एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो वो अजम्पशंस बनाते हैं, तो उन अजम्पशंस पर ये बेस्ड होती हैं। आपको अगर जस्ट एक नेशन के बारे में पूछा जाता है तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो सफिशिएंट है। अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स भी सफिशिएंट है ये, ठीक है। बाकी 5 मार्क का तो नेशन से रिलेटेड नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अजम्पशन ऑफ नेशंस। अब नेशंस की अजम्पशन क्या क्या है? अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कुछ अजम्पशन पर बेस्ड होता है ना। तो अब वो अजम्पशन कौन सी है, ये अजम्पशन हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहली जो अजम्पशन है वो है शेयर्ड बिलीफ्स। तो अ नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ बिलीफ। शेयर्ड बिलीफ का मतलब पता है क्या होता है? कि एक तरह से बिलीफ मतलब एक तरीके का आइडिया, एक तरीके की आइडियोलॉजी जिस पर लोग बिलीव करते हैं। तो नेशन आर नॉट थिंग विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीव्स। नेशन ऐसी चीज नहीं है जिसमें बिलीव्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो नेशन में एक बात तो पक्की है कि एक नेशन होगा तो उसमें शेयर्ड बिलीव्स जरूर होंगे एंड इट इज रेफर्ड the collective identity and vision for the future of a group which aspire to have an independent political existence. तो ये एक collective identity, इसका मतलब होता है collective identity और एक collective vision जो कि किसी भी ग्रुप जो है वो assumption लेकर चलता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए, which aspire to have an independent political existence. नेक्स्ट पॉइंट इज अ नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। अब एक नेशन ऐसे ही नहीं एग्जिस्ट करता। नेशन कब एग्जिस्ट करता है? जब उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि हम एक साथ रह रहे हैं, वी ऑल आर वन, यानी कि हम सारे यूनाइटेड हैं। एग्जाम्पल, नेशन को एक टीम के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जैसे टीम में क्या होता है, 5 की टीम होगी, 4 की टीम होगी, कितने भी लोगों की टीम है, क्रिकेट टीम है, वेदर इट इज क्रिकेट टीम और एनी अदर टीम। तो टीम में क्या होता है, सभी लोगों की जो एक तरीके से आइडियोलॉजी है ना वो सेम होती है। कैसे? क्योंकि लोग उस टीम के लोग क्या सोचेंगे कि हमें जीतना है ना, तो वो जीतने पर फोकस करेंगे, यानी कि उनकी जो बिलीव है वो तो एक ही है। अ स्वीट ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल आएगा यहाँ पर, who work or play together and conceive of themselves or as a collective group, यानी कि वो अपने आप को एक कलेक्टिव ग्रुप की तरह मानते हैं, उनका बिलीफ एक है, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन जो है वो हिस्ट्री की है। तो हिस्ट्री में क्या है कि लोग अपने आप को देखते हैं कि देखो, जैसे कि हम किसी भी हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया क्या एक नेशन है। कैसे है? इंडिया की भी एक कॉमन हिस्ट्री रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी हिस्ट्री अलग है और आप लोगों की हिस्ट्री अलग होगी, क्योंकि आप रहते तो एक ही नेशन में हैं, आप इंडिया में ही रहते हैं। तो इंडिया एज अ नेशन, इंडिया की भी एक हिस्ट्री रही होगी और वो हिस्ट्री जो है वो कॉमन हिस्ट्री है, सबकी वही हिस्ट्री है। अ सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, people articulate for themselves a sense of their own history by drawing on collective memories. अब लोग वो क्या सोचते हैं कि हमारी ही तो हिस्ट्री है, हम ये तो नहीं सोचते कि ये हिस्ट्री जो है ये हमारी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री तो हम जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश की अगर हिस्ट्री है तो हमारी भी तो हिस्ट्री, बिकॉज हम भी तो उसी देश में रह रहे हैं। तो हिस्ट्री जो है वो एक सेंस क्रिएट करती है, जैसे हम हमारी खुद की मेमोरीज होती हैं, कुछ ऐसे लिजेंड्स होती हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, ठीक है, टू आउटलाइन द कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। Third point is nationalist in India invoked its ancient civilization, cultural heritage, and other achievement to claim that India has had a long and continuing history. तो इंडिया में जो नेशनलिस्ट है,
इंडिया में नेशनलिज्म आया तभी सारे जो लोग हैं वो आज़ाद हो पाए, राइट। तो नेशनलिस्ट जो हैं, नेशनलिज्म किस वजह से आया, नेशनलिस्ट लोगों की वजह से। तो इंडिया में भी क्या है, कुछ कल्चरल हेरिटेज है, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कुछ प्रथा है जो बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, और उनको आज भी फॉलो किया जाता है। और कुछ दूसरी भी अचीवमेंट्स हैं इंडिया में जो हुई हैं, हैज़ हैड अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग हिस्ट्री। अब इंडिया में ये अचीवमेंट्स ऐसे ही नहीं हुई है, ठीक है। इंडिया ने अपनी जो पावर है वो ऐसे ही नहीं गेन की है, इसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रही है उन लोगों की जो उस टाइम पर रहते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज टेरिटरी। टेरिटरी भी एक थर्ड अजम्पशन है। अब नेशंस एक टेरिटरी के द्वारा भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। शेयरिंग अ कॉमन पास्ट एंड लिविंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कि लोग जो हैं वो एक ही बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, तो ये भी लोगों में जो है एक कलेक्टिवनेस की जो फीलिंग है उसे डेवलप कर देती है, कलेक्टिवनेस की फीलिंग डेवलप कर देती है, राइट। क्योंकि लोग जो हैं वो काफी टाइम से एक साथ रह रहे हैं। अब एक सोसाइटी का एग्जाम्पल लेकर देख लो कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कुछ लोग रह रहे हैं। अब उन लोगों के अंदर भी कुछ कलेक्टिवनेस की फीलिंग जो है वो इमर्ज होगी, क्योंकि वो इतने टाइम से मतलब कह सकते हैं पास्ट से इतने टाइम से एक साथ रह रहे, तो उनके अंदर भी कलेक्टिवनेस की जो फीलिंग है वो डेवलप होगी, राइट। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स पीपल टू इमेजिन themselves एज वन पीपल। इसमें लोग जो है अपने आप को एक समझते हैं, यूनिटी, एक तरीके की यूनिटी समझते हैं। जैसे अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहां पर अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, या फिर कहा जाता है आप कहाँ से हैं, तो हम ये तो नहीं बताएंगे कि हम हरियाणा से हैं या फिर और हम कोई पर्टिकुलर सिटी बता रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। बल्कि हम सीधा कहते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया। और अगर उस फॉरेन कंट्री में कोई और इंडियन भी मिल जाता है तो उससे भी कलेक्टिवनेस की फीलिंग क्रिएट होती है। तब हम ये नहीं सोचते कि वो किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करता है, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करता है। Next point it is territory people have occupied and the land on which they have lived has a special significance and they claim it as their land. अब जो टेरिटरी लोगों के पास पास्ट से है, उनके पूर्वजों के टाइम से है, तो उसे वो अपनी ही लैंड समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडियन नेशन आइडेंटिफाई विद रिवर्स माउंटेन्स रीजन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया में रिवर्स भी है, माउंटेन्स भी है, तो इंडिया को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, रिवर माउंटेन इन सारी चीजों से। नेक्स्ट है शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। फर्स्ट पॉइंट इट इज अ शेयर्ड विजन ऑफ फ्यूचर एंड द कलेक्टिव एस्पिरेशन। ये एक शेयर्ड विजन है, एक आइडियोलॉजी है फ्यूचर की, और कलेक्टिव एस्पिरेशन है, कलेक्टिव आइडियाज है टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होना जो कि एक ग्रुप को नेशन से डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंशिएट करती है। पीपल अफर्म among other things a set of values and principles। अब लोगों में अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं, डेमोक्रेसी हो गया, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। एंड दीज आइडियल्स रिप्रेजेंट द टर्म्स अंडर विच दे कम टुगेदर आर विलिंग टू लिव टुगेदर विच रिप्रेजेंट देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज अ नेशन। अब देखो, आप पहले के टाइम की ही बात लेकर चलते हैं, इंडिया में लेकर चलते हैं, तो जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के लिए फाइट चल रही थी। अब उसमें क्या है, इंडिया के जितने भी लोग हैं उनमें से लगा लो 95% लोग तो ऐसे होंगे जो इन आइडियाज को फॉलो करते होंगे। अब उनके अंदर एक कलेक्टिवनेस की जो फीलिंग है वो क्रिएट हो जाती है, और वो लोग भी क्या हो जाते हैं, इकट्ठे एक साथ जो जो भी मूवमेंट्स चल रही थी, तो उन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर किया उन्होंने, और इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरा पूरा स्ट्रगल किया। तो ये आइडियाज जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जिनमें ये कॉमन आइडियाज है ना, तो वो कलेक्टिव एक साथ रहने के लिए भी विलिंग होंगे।
नेशन इज स्ट्रेंथन व्हेन इट्स पीपल एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट देयर ऑब्लिगेशन टू फेलो मेंबर्स। अब नेशन कब स्ट्रेंथन होता है? जब इसके जो लोग हैं वो अपनी जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, जो ड्यूटीज हैं, उनको मान लें। जैसे हमारी ड्यूटीज जो हैं वो डीपीएसपी में लिखी हुई हैं। ड्यूटीज जैसे एनवायरनमेंट को साफ रखना, ठीक है, और भी क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूटी ही तो है। मॉरल वैल्यूज, रिस्पेक्ट करना हर किसी की, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क ऑफ ऑब्लिगेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट ऑफ लॉयल्टी टू दी नेशन। तो अगर हम इन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट है लॉयल्टी का नेशन की तरफ, कि हम नेशन की तरफ कितने लॉयल हैं, कितने वफादार हैं। अगर हम इस तरीके से अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं तो एक तरीके से हम नेशन को सपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने नेशन के लिए क्या करें, क्या हम कर सकते हैं नेशन के लिए? तो नेशन के लिए हम जो भी हमारी ड्यूटीज, अगर हम उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अगर हम अपना काम कर रहे हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द नेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों की तरह हम भी ऐसे ही फाइट वगैरह करने लग जाए, क्योंकि वो सिचुएशन अलग थी एंड अब की सिचुएशन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो कॉमन लैंग्वेज जो है वो भी लोगों को हेल्प करती है कि वो इजिली कम्युनिकेट कर सके। एज वेल एज जो रिलीजन है वो भी हेल्प करता है कि लोगों के बीच में कलेक्टिवनेस की फीलिंग बन सके। कॉमन रिलीजन बिलीफ प्रोवाइड करता है, कस्टम प्रोवाइड करता है, दैट मेक द पार्टिसिपेंट ऑफ पीपल इन द रिलीजियस सेलिब्रेशन। मोस्ट सोसाइटीज आर कल्चरली डाइवर्स। कुछ कुछ सोसाइटीज जो हैं बहुत डाइवर्स होती हैं, ठीक है, इंडिया ही बहुत डाइवर्स है। एंड दे हैव people belonging to different religion and languages living together in the same territory। और उनमें क्या है कि अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, नो डाउट, नो डाउट, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस है, बट वो रह तो एक साथ ही रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया, क्योंकि इंडिया में क्या है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, साथ ही साथ अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हम एक साथ रह रहे हैं। एंड इवन हमारे अंदर कलेक्टिवनेस की फीलिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि खुद से डिटर्मिन करना, ठीक है। तो देखो, नेशन सीक्स द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स। नेशन के पास पूरा राइट है अपने आप को गवर्न करने का, एंड डिटरमाइन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट, अपनी फ्यूचर डेवलपमेंट लाने का। तो उनके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी होता है। इन मेकिंग दिस क्लेम नेशन सीक्स रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ इट्स स्टेटस एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंटिटी और अ स्टेट। तो नेशन जो है उसे रिकॉग्निशन चाहिए होती है, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, एंड स्टेटस चाहिए होता है। तो कुछ केसेस में ऐसे जो क्लेम्स है सेल्फ डिटर्मिनेशन के, that are linked to desire to form a state in which the culture of the group is protected। तो कुछ केसेस में ऐसे जो क्लेम्स होते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के, तो ये इस डिजायर से लिंक होते हैं, स्टेट को फॉर्म करने के डिजायर से लिंक होते हैं, जिसमें कल्चरल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड एग्जाम्पल इसका है नोशन ऑफ वन कल्चर ऑफ वन स्टेट, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। एंड नियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स बट इट प्रोवाइडेड वर्चुअली इम्पॉसिबल। जैसे डिमांड उठी थी वन कल्चर वन स्टेट की, तो ऐसा जो फॉरेन कंट्रीज है उन्होंने ऐसा करने के तरीके ऐसा किया भी, बट प्रॉपरली ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। फिर भी थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी रह गई। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस भी एक एग्जाम्पल है यहाँ का। नेक्स्ट है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। तो नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म का फर्स्ट पॉइंट है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ तरीकों को कंसिडर किया जाए जिसमें अलग अलग कल्चर्स और कम्युनिटीज जो हैं वो सरवाइव कर सके एंड फ्लरिश हो सके कंट्री में, ठीक है। इट इज़ इन परस्यूट गोल दैट मैनी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टुडे हैव इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ कल्चरल माइनॉरिटीज कम्युनिटीज लिविंग विद इन देयर टेरिटरी। तो ये गोल होता है कि काफ़ी सारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, तो आज के टाइम पर उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं ताकि जो आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी, कल्चरल माइनॉरिटी की आइडेंटिटी, कम्युनिटीज, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एन इलेबोरेट सेट्स ऑफ प्रोविजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी दे रखे हैं जिसमें रिलीजन
को प्रोटेक्ट किया जाता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है, कल्चरल माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है. National identity has to be defined in an inclusive manner which can recognize the importance of cultural communities. तो नेशनल आइडेंटिटी को एक इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन किया गया है, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, विच कैन रिकॉग्नाइज, जो क्या रिकॉग्नाइज करती है, कल्चरल कम्युनिटीज़ की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है. तो ये हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म, जो कि कंप्लीट हो चुका है. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. और अगर इस तरीके से पूरे पूरे टॉपिक के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, तो आप ये पूरे जो भी पॉइंट्स हैं ये लिख सकते हैं, ठीक है, इनको लर्न करके लिख सकते हैं. तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.